आज इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गुजरे हुए 58 साल हो चुके हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी लगभग 75 साल पुरानी हो चुकी है। जायज़ है कि आपके मन में ये सवाल आएगा कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की रेलेवेंसी क्या है। आप कहेंगे कि तब की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कुछ और थी और आज कुछ और है। तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन को जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बनाई थी। उसके लिए आप ये करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की वायरल स्पीच सुनिए। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problem. अब इस स्पीच के बाद नेहरू की एक स्पीच दिखाता हूँ। जब मैं इस वीडियो के लिए नेहरू की स्पीचेस देख रहा था तब ये मिलती है। ये स्पीच उन्होंने यूएन की जनरल असेंबली 1948 में दी थी। इस स्पीच का आपको एक पार्ट दिखाता हूँ जिसमें नेहरू ये कहते हैं कि एशिया का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम भी यूरोपियन प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दुनिया यूरोप से बड़ी है और आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको यूरोप की प्रॉब्लम्स ही दुनिया की प्रॉब्लम्स लगती हैं। तो ये स्पीच हूबहू जयशंकर की स्पीच के साथ मिलती है, पर तब सोशल मीडिया नहीं था जो ये स्पीच वायरल हो जाती है। किस तरह से आज भी नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसके लिए ढेरों आर्टिकल्स आपको इंटरनेट में पढ़ने को मिल जाएंगे। इवन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसे रिसर्च जर्नल में भी यही बात मिलेगी, जिसमें अतुल भारद्वाज कहते हैं कि वो जितना जयशंकर को सुनते हैं उतना ही ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि हम आज भी ग्लोबल पावर्स के साथ डील करने के लिए नेहरू की अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से जाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Prime Minister Nehru, on a flying visit to the forward area, assures the Jawans that the entire country is behind them. The Prime Minister is greeted by UN officials as he arrives to address the General Assembly. The choices of peaceful coexistence or no existence at all. सबसे पहले समझते हैं कि नेहरू ने पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे और इन रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस आए थे। नेहरू जब पाकिस्तान के साथ डील करते हैं तो वो आइडियलिज्म और रियलिज्म का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अभी अभी एक वायलेंट पार्टीशन से गुजरे हैं जिसमें लाखों लोग मरते हैं और करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। इसके साथ अभी ये दोनों देश नए बने थे और इनको बॉर्डर इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। तीसरी और बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं था, एक मिलिट्री थियोक्रेटिक स्टेट थी जिसके साथ नेहरू डील करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने में सबसे पहला ही जो सवाल आता है वो था कश्मीर का सवाल। कश्मीर बाकी प्रिंसली स्टेट की तरह एक आज़ाद मुल्क था। हालांकि प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन को पटेल हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो इसे नेहरू हैंडल करते हैं, वो भी एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिससे ये इम्प्रेशन जाता था कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ना कि इंडिया के लिए कोई डोमेस्टिक इशू। अभी देश आज़ाद हुए को कुछ महीने ही हुए थे कि पाकिस्तान कुछ ट्राइबल फोर्सेस को कश्मीर पर भेजता है अटैक करने के लिए। तब कश्मीर के रूलर महाराजा हरी सिंह जो है वो इंडिया से मदद मांगते हैं और इंडिया कहता है आपको तभी मदद दी जाएगी जब आप हमारे साथ मिल जाओगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन भी किया जाता है 26 अक्टूबर 1947 में। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। वो क्या था? वो था एक कंडीशनल एलिमेंट जिसमें नेहरू ये शर्त रख देते हैं कि आने वाले टाइम पे हम कश्मीर की जनता से प्लेबिसाइड कराएंगे ये जानने के लिए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या अपना आज़ाद मुल्क चाहते हैं। नेहरू की यही मूव को लोग आइडियलिस्टिक मूव भी कहते हैं कि नेहरू अगर इस प्लेबिसाइड एलिमेंट को ना भी डालते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि जब यूएसए और पाकिस्तान सीटो मिलिट्री पैक्ट साइन करते हैं 1954 में, तो नेहरू रिफ्यूज़ कर देते हैं किसी भी तरह का कश्मीर में प्लेबिसाइड कराने से, क्योंकि वो कहते हैं कि अब सिचुएशन कुछ और है, सिनेरियो बदल गया है। अब ये नेहरू की जो मूव है इसको कुछ लोग रियलिस्ट मूव भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेहरू कैसे आइडियलिज्म और रियलिज्म का बैलेंस लेकर चल रहे हैं जब वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल आता है कि कश्मीर का इशू जब यूएन जाता है
तो वहाँ पर नेहरू उसे कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा जो यूएन में रखा था वो यूएन चार्टर के जो चैप्टर 6 में 35 आर्टिकल है उसको रेफर करते हुए रखा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो चैप्टर 6 क्या था। चैप्टर 6 में ये बात की थी कि पाकिस्तान के साथ अगर कश्मीर के इशू को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा बातचीत करके, बिना किसी फोर्स के। लेकिन यूएन में चैप्टर 7 भी है जहां पर फोर्स का इस्तेमाल करके भी इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत से लोगों की ये ओपिनियन थी कि अगर हमने यूएन में चैप्टर 7 को रेफर किया होता तो शायद कश्मीर का इशू तब ही सॉल्व हो जाता। लेकिन नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। नेहरू कहते अगर हम चैप्टर 7 को रेफर करते तो इसका मतलब होना था यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया में भेजेगा, जिसका मतलब ये होगा कि इंडिया अपनी नई नई आज़ादी को फिर से खो देगा, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के जरिए वेस्टर्न पावर फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटरफेयर करने लगेगी। चलिए अब जानते हैं कि नेहरू ने पाकिस्तान के साथ ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स किए थे जिनकी वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इतने भी ख़राब नहीं हुए थे जैसे कश्मीर इश्यूज़ में लग रहे थे कि ख़राब हो जाएंगे। रेफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया जाता है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए नेहरू नून पैक्ट साइन किया जाता है। और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स जो काफ़ी सालों से चली आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है। अब ये पैक्ट और ट्रीटीज़ क्या थी इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट जो था वो साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान का दिल्ली में। ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है उनको वायलेंस फेस करनी पड़ रही थी। इंडिया में मुस्लिम्स और पाकिस्तान में हिंदूस, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि पाकिस्तान से हिंदू इंडिया में आ रहे थे और इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। ये रेफ्यूजी क्राइसिस की एक प्रॉब्लम बन गई थी। इसके साथ भी डील करने के लिए ये पैक्ट किया जाता है। इस पैक्ट में जो एग्रीमेंट किया जाता है सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं अगर वो वापस अपनी कंट्री में आकर अपनी किसी तरह की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उन्हें बेचना दिया जाएगा, वो आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी तरह की भी फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराई जा रही है, ज़बरदस्ती धर्म बदले जा रहे हैं तो उनको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, वो नहीं माने जाएंगे। और तीसरी बात इसमें यह रखी गई थी कि दोनों कंट्रीज़ अपनी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स देंगे। इसके साथ ये भी कहा गया था कि माइनॉरिटीज़ कमीशन भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे दोनों कंट्रीज़ में, ताकि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको वायलेंस से किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। इस पैक्ट की वजह से ये हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया में दोबारा कॉन्फिडेंस जो था वो रीस्टोर होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि नेहरू नून पैक्ट क्या था जो 1958 में होता है। नेहरू नून पैक्ट साइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तान के तब पीएम थे फिरोज़ खान नून, इनमें साइन किया जाता है, इसलिए नेहरू नून पैक्ट इसे कहा जाता है। तो इसमें जो बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है उस बाउंड्री डिस्प्यूट का नाम था बेरूबारी यूनियन, जिसका कुछ पार्ट इंडिया जो है पाकिस्तान को देना चाहता था और कुछ पार्ट अपने पास रखना चाहता था। लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया ऐसा कुछ करने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है ही नहीं कि वो अपनी किसी टेरिटरी को दूसरी कंट्री को दे सके। तो ऐसी कोई पावर इंडिया के पास नहीं है, इसलिए फेमस केस है बेरूबारी यूनियन केस। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोट करती है, जिसमें यह बताती है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। फाइनली पार्लियामेंट क्या करती है, 9th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है 1960 में, और ये जो टेरिटरी बेरूबारी की वो देना चाहते थे पाकिस्तान को, उसको दी जाती है, जिसमें ये भी कन्वेंशन इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर इंडिया कोई अपनी टेरिटरी किसी को देना चाहता है तो उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आएगा और उसके ज़रिए वो दे सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी की, इंडस वाटर ट्रीटी। जो वाटर इश्यूज़ चल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान ने, वो इसी ट्रीटी ने सॉल्व किए थे। ये साइन की जाती है 1960 में। पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, वो साइन करते हैं। इसको ब्रोकर करता है वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये ट्रीटी साइन की जाती है। इस ट्रीटी में इंडिया जो है 3 ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल अपने पास रखता है। वो 3 रिवर्स कौन से थे? पहला था रावी, दूसरा ब्यास, तीसरा था सतलुज। और पाकिस्तान के पास 3 वेस्टर्न रिवर का कंट्रोल लेता है। पहला उसमें इंदस, दूसरा चेनाब और तीसरा झेलम। इसको ध्यान से समझना कि कौन कौन से रिवर इंडिया के पास थे, कौन से पाकिस्तान के पास थे। बार बार इस ट्रीटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। इसी ट्रीटी के बाद इंडिया जो है रिवर सतलुज में बाखड़ा नंगल डैम बनाता है और जवाहरलाल नेहरू जो है देश को ये समर्पित करते हैं ये डैम 1963 में। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि नेहरू ने चाइना के साथ
कैसे डील किया था और कौन कौन से चैलेंजेस आए थे तब। चाइना को इंडिपेंडेंस मिलती है 1949 में। इधर चाइना को इंडिपेंडेंस मिलती है, उधर इंडिया चाइना को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। और इंडिया एक ऐसा नॉन कम्युनिस्ट नेशन था जिसने पहल की थी चाइना को रिकॉग्नाइज करने में। किसी दूसरी कंट्री को रिकॉग्नाइज करना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किसी तरह की ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स भी कर सकती है, एक दूसरी की कंट्रीज़ में एम्बेसीज को भी इस्टेब्लिश कर सकती है। तो सबसे पहली किसी कंट्री के साथ अगर रिलेशन की शुरुआत होती है वो होता है रिकॉग्नाइज करना दूसरी कंट्री को। हालांकि इंडिया ने चाइना को तो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन इजराइल को रिकॉग्नाइज इंडिया ने लेट किया था, ये आपको पता ही होगा। अब सवाल ये है, चाइना को इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज क्यों किया? चाइना इतना क्या खास था? चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता था और नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ किसी तरह की भी कोई कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी रिलेशन पता था कि ख़राब रहने वाले, लेकिन चाइना के साथ कुछ ऐसे गलतियां ना हो। तो इसलिए नेहरू की ये एक रियलिस्टिक मूव थी जिसमें वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाहते थे। वो रिलेशन ख़राब करने वाले ही एक पॉलिसी थी। तो वो 5 फिंगर पाम पॉलिसी कुछ ऐसे थी कि अगर चाइना की तरफ से मैप पर हाथ रखा जाए तो कुछ टेरिटरी को चाइना क्लेम करेगा, जिसमें से कुछ इंडियन टेरिटरी भी आती है। वो कौन सी थी, इसको साफ करके देखते हैं। सबसे पहले चाइना कहता है तिब्बत जो है उसका पाम है, चाइना उसको क्लेम करता है। और 5 जो फिंगर्स वो क्लेम कर रहा है उसमें पहली है लद्दाख, दूसरी नेपाल, तीसरी है सिक्किम, चौथा भूटान और 5वीं टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना क्लेम करता था। चाइना की अगर ये पॉलिसी साफ साफ दिखाई भी दे रही हो तो नेहरू ने इस पॉलिसी को इग्नोर किया। नेहरू चाहते थे चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध बने, तो नेहरू की जो आइडियलिस्टिक असेसमेंट थी कि हम चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लेंगे, उसी के चलते हुए इस पॉलिसी को इग्नोर कर दिया। तो चाइना के साथ रिलेशन अच्छे रहे, इसके लिए नेहरू जो है पंचशील एग्रीमेंट भी करते हैं 1954 में चाइना के साथ। यह साइन किया जाता है नेहरू और चाइनीज़ प्रीमियर जो अनलाई के बीच में साइन होता है ये एग्रीमेंट। इसमें 5 प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए पंचशील का इसे नाम दिया गया है। वो 5 प्रिंसिपल कौन से थे? सबसे पहला था कि एक दूसरे की टेरिटरी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे दोनों कंट्रीज। दूसरा है कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, नॉन एग्रेशन। तीसरा है कि इंटरनल अफेयर जो एक दूसरे के कंट्रीज के होंगे उसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चौथा था इक्वालिटी, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी तरह की डीलिंग दोनों की हो रही है, दोनों एक दूसरे को इक्वली नेशंस मानकर डील कर रहे हैं, ना कोई किसी को बड़ा मान रहा है ना कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, इक्वल लेवल पर डीलिंग हो रही है बिटवीन 2 नेशन। इक्वालिटी इस लेवल की होनी चाहिए। और 5th था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब था कि दोनों कंट्रीज किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में, वॉर में ना ही इन्वॉल्व हो तो अच्छा है, दोनों पीसफुल रहें तो बढ़िया है। पंचशील एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के रिलेशन में कि आज भी चाइना इतने सालों बाद पंचशील के एग्रीमेंट पर काम करना चाहता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर इंडिया और चाइना के रिलेशन को अच्छे बनाए रखना चाहता है। अगर अच्छे रिलेशन की मैं बात करूं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन पंचशील एग्रीमेंट के बाद इस लेवल तक अच्छे हो रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू चाइना विजिट करते हैं और उनके प्रीमियर चाइनीज़ इंडिया में आते हैं और इंडिया में नारे लग रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई के। ऐसा लग रहा है कि दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हो रखे हैं, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जियो पॉलिटिक्स कुछ और ही कह रही थी। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अब सवाल ये आता है कि गलत क्या हुआ, रिलेशन कहाँ पर ख़राब हुए। साल था 1959 जब दलाई लामा और हज़ारों तिब्बतन रिफ्यूजी तिब्बतन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया चले आते हैं और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानियत के नाते दलाई लामा को असाइलम ग्रांट करते हैं और उन्हें पर्सनली मिलने भी जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, चाइना को गुस्सा क्यों आता है? चाइना ये कहता है कि तिब्बत टेरिटरी को हमने अगर क्लेम किया है तो वो हमारी टेरिटरी है और जो दलाई लामा है वो सेपरेटिस्ट है चाइना के लिए। मतलब ये है कि दलाई लामा तिब्बत में वो काम कर रहे हैं जो चाइना को मंजूर नहीं है। वो ये कि वो तिब्बत को चाइना से अलग करना चाहते हैं। अब चाइना कहता है कि जब इंडिया ने 1950 में रिकॉग्नाइज कर ही लिया है कि तिब्बतन टेरिटरी जो है उस पे चाइना का क्लेम है और इंडिया खुद तिब्बत रीजन को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना कहता है, तो वो मानता है कि वो चाइना का पार्ट है। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो चाइना और तिब्बत के जो इंटरनल मैटर है उसमें इंटरफेयर कर रहा है,
पंचशील के एग्रीमेंट को वॉयलेट कर रहा है। तो इसी बात को लेकर चाइना को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसका तो अब बदला जो है वो लिया जाएगा। कुछ ही महीने होते हैं अभी दलाई लामा को असाइलम दिए हुए, और चाइना डिक्लेयर करता है कि वो मैकमोहन लाइन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर को डिसाइड करता है। और चाइना इसके लिए ये जस्टिफिकेशन देता है कि 1842 में ये पीस ट्रीटी जो साइन हुई थी ये ब्रिटिश इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। तब चाइना किसी तरह का कोई आज़ाद मुल्क नहीं था, इसलिए हम ऐसी ट्रीटी को नहीं मानते हैं और ना ही हम इस ट्रीटी से निकली हुई मैकमोहन लाइन को मानते हैं। सिर्फ मैकमोहन लाइन को ही मानने से रिफ्यूज़ नहीं किया था चाइना ने, रैदर चाइना जो है वो अपनी आर्मी को स्टेशन करने लगता है इंडियन बॉर्डर के पास, जैसे वो आज भी करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आते हैं 1961 में। इसका एम ये था कि नई आउटपोस्ट जो है वो इंडियन आर्मी की LAC के पास लगाई जाएंगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ताकि जो टेरिटरी चाइना क्लेम कर रहा है उसको इंडिया किसी तरह से रिक्लेम कर सके। लेकिन चाइना को इंडिया की ये मूव पसंद नहीं आती और चाइना इंडियन आउटपोस्ट पे अटैक कर देता है। कुछ लोग नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी को ही ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर होता है। कितना फॉरवर्ड पॉलिसी को हम ब्लेम कर सकते हैं ये हम देखेंगे आगे चल के। 1962 में जो इंडिया और चाइना का वॉर होता है, चाइना इंडिया पे जब अटैक कर देता है तो ये क्लियर था कि इंडियन की आर्मी इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी तब, क्योंकि नेहरू की आइडियलिस्टिक असेसमेंट यही थी कि चाइना जो है वो इंडिया पर अटैक करेगा ही नहीं, लेकिन चाइना जो है वो तो अटैक कर देता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी को ही हम अगर मिस्टेक माने इंडिया चाइना वॉर के लिए तो ये कहना गलत होगा। रादर हम जब ऐसा कहते हैं कि नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी को ही ब्लेम करना चाहिए तो हम चाइना को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे हैं वॉर के लिए, जबकि चाइना भी जो है वो इंडियन टेरिटरी पर एंटर करता जा रहा था, अपनी आर्मीज को स्टेशन करता जा रहा था। तो ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। इंडिया चाइना वॉर में बहुत करारी हार इंडिया को सहनी पड़ी और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए। और इसी वार के बाद लता मंगेशकर का वो फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों वो आता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू सुनते हैं और वो रो पड़ते हैं। 1962 की वार से नेहरू के लिए बहुत सारे लेसन्स थे जो उन्होंने सीखे हैं। चलिए अब समझते हैं नेहरू की सबसे पॉपुलर पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की। ये पॉलिसी नेहरू तब लेकर आते हैं जब दुनिया भर में कोल्ड वार चल रहा है, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में। इस वार के चलते हुए पूरा ग्लोब ही बढ़ चुका था। कुछ कंट्रीज़ थी जो USA को फॉलो कर रही थी और कुछ कंट्रीज़ थी जो USSR को फॉलो करती है। और नेहरू डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में से किसी भी कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे, कि हम नॉन अलाइन ही रहेंगे। इसलिए इस पॉलिसी का नाम दिया जाता है नॉन अलाइनमेंट। ये नेहरू ने पॉलिसी इसलिए भी लेकर आए ताकि वो चाहते थे कि इंडिया ने जो अपनी आज़ादी बहुत मुश्किल से जीती है, अगर वो किसी भी एक कंट्री के ग्रुप के साथ मिल जाता है, चाहे वो USA है या USSR है, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस वैसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नॉन अलाइनमेंट वर्ड VK कृष्णा मेनन ने 1953 में US में एक स्पीच दे रहे थे, उसमें ये कॉइन किया था। यहाँ से पॉपुलर होता है नॉन अलाइनमेंट शब्द। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को तब उस टाइम पर यह भी कहकर क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये आप एक तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हो। तो नेहरू ये जस्टिफाई करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल रहना नहीं है। इसका मतलब है हम अपनी सिर्फ इंडिपेंडेंस को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना चाहता है। इसका मतलब है कि इंडिया एक्टिवली वर्ल्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी वर्ल्ड इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन USA और USSR की लड़ाई में किसी एक का पक्ष लेना, ये इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नॉन अलाइन रहेगा। ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इतनी पसंद आती है दूसरी जो नए कंट्रीज़, जो नए मुल्क आज़ाद हो रहे थे, वो भी फॉलो करने लगते हैं और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन जाती है। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आगे बढ़कर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है? वही फाउंडिंग फादर्स कहलाती है इस पॉलिसी की। जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, और सुकरानो इंडोनेशिया से, गामल अब्दुल नाज़र इजिप्ट से, और क्वामे नुक्रमा घाना से आते हैं। ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो वो सबसे पहले शेप लेती है बांदुंग कॉन्फ्रेंस, जो एशिया अफ्रीका बांदुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया में 1955 में। वहाँ ये कंसेप्ट बिल्ड होता है और फाइनली ये फाउंड की जाती है बेलग्रेड में, जो फर्स्ट समिट होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। बेलग्रेड सर्बिया में होता है, जिसे पहले यूगोस्लाविया कहते थे। ये 1961 में होता है,
ये आप ध्यान रखना। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कुछ मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? पहला प्रिंसिपल तो ये था कि एक दूसरे की टेरिटरी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल था कि सबको इक्वल रूप से देखा जाएगा, हर नेशन को, हर रेस को, किसी भी रेस को बैकवर्ड नहीं कहा जाएगा, किसी भी रेस को या किसी भी नेशन को बैकवर्ड नहीं कहा जाएगा, सबको इक्वल रूप में देखा जाएगा। थर्ड था नॉन इंटरवेंशन। इसका मतलब था कि कोई भी इंटरनल अफेयर्स है जो कंट्रीज़ के, चाहे वो नए आज़ाद नेशन है, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन कोई भी उस पर दबदबा पाने के चक्कर में, डोमिनेंट पोजीशन बनाने के चक्कर में, उनके इंटरनल अफेयर में किस तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन चुका है जिसके 120 मेंबर स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स ऐसी है जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऑब्जर्वर होने की पोजीशन मिल रखी है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बेनिफिट्स कुछ मिलते भी हैं नेहरू को या नुकसान होता है। हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी लेवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की वजह से ही है कि सिर्फ यूएसए और यूके से टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं इंडिया में। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और सोवियत यूनियन भी जो है इंडिया की हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पर। इसी तरह अगर ट्रेड को देखें तो ट्रेड में भी हमें बेनिफिट मिलता है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं चल रहा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट अच्छी चल रही है। इस लेवल तक अच्छी चल रही है कि इंडिया अपना फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट भी यूएसएसआर के साथ करता है 1953 में, और इंडिया बिलाई स्टील प्लांट भी लगाता है 1955 में सोवियत की मदद से। तो इंडिया कोशिश करता आ रहा है कि उसे अगर मदद मिले अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, तो दोनों से मिले, वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्री से भी, यानी यूएसए और यूएसएसआर से भी मदद मिलती रहे। लेकिन ये बैलेंस बनाना कोई इतना आसान काम नहीं था, ये बहुत ही चैलेंजिंग था नेहरू के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर क्या व्यूज़ थे, कैसी पॉलिसी वो लेकर आते हैं इंडिया के लिए जो इंडिया को बेनिफिट्स दे। तो नेहरू जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, नेहरू सबसे पहले ये कहते हैं कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर हथियार होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की इस तरह की बात करते हैं। नेहरू ये कहते थे कि अगर हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात रखेंगे तो इसमें इंडिया का बेनिफिट होगा। इंडिया का बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इंडिया अभी नया नया आज़ाद हुआ है। इंडिया जब अभी डेवलप हो रहा है, ऐसी पोजीशन पे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ही उसके लिए ज़्यादा बेटर पोजीशन है, जहां पर वो इंटरनेशनल इवेंट्स पर और भी ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रख सकता है। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को नेहरू इस तरह से सपोर्ट करते थे कि यूएसए यूके अगर पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी लेकर आते हैं 1963 में, इंडिया उसे सपोर्ट करता है और साइन भी करता है। लेकिन नेहरू डिसआर्मामेंट को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। नेहरू जानते थे कि यूएस की यही अटेंशन है कि वो किसी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मोनोपलाइज कर ले पूरे वर्ल्ड में, यानी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास हो, बाकी कंट्रीज़ के पास ना हो। और नेहरू यूएस की इस अटेंशन को एटॉमिक कॉलोनियलिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। अब आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नेहरू जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर एडवांसमेंट से दूर रहना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू ने इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिश करते हैं। ये इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंडिया को फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर बनाया जा सके। नेहरू बहुत ही शातिरता से डिसआर्मामेंट की बात करते रहते हैं दुनिया में, और अपने डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया में वो फंड भी दे रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं ताकि इंडिया को न्यूक्लियर पावर भी बनाया जा सके। इंडिया के साइंटिस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो ये नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर बहुत कामयाब रहती है। हम आगे चल के देखते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर भी बन जाता है। लेकिन फिर भी नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को कई चैलेंजेस देखने पड़े। तो 1962 का वार जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। इस वार के बाद नेहरू जो अनचैलेंज्ड पोजीशन एंजॉय कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी पे, जो डिसीजन ले रहे थे, चैलेंज नहीं मिल रहा था फॉरेन पॉलिसी पे, वो पोजीशन नेहरू गवा बैठते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी को, और यहाँ हम कहते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नेहरूवियन कंसेंसस मिल रखा था वो क्लैप्स हो जाता है। लोग चैलेंज करने लगते हैं नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को, लोग क्वेश्चन करने लगते हैं नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। लोग कहते हैं कि नेहरू का जो आइडियलिज्म है वो हमें किसी दिन ले बैठेगा, इसलिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को
रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। तो वो रीबिल्ड, वो री इन्वेंशन क्या है, कैसे कैसे होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन सोर्सेज को हमने यूज़ किया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी, जिसमें हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को ट्रेस करते हैं 1947 से लेकर आज के टाइम पीरियड तक, कि कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या किया, इंडिया न्यूक्लियर पावर कैसे बना, कौन सी कंट्रीज ने मदद की थी, वो सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।